हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। तो आज हम संपूर्ण गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। आई होप पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है और श्रीगुप्त को उपाधि महाराज की उपाधि सामंतों के द्वारा दी गई थी। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि श्रीगुप्त किसका सामंत था। तो श्रीगुप्त महाराज का। श्रीगुप्त कुषाणों का सामंत था, ये क्वेश्चन बनता है। सिक्कों पर इसने श्रीगुप्तस्य अंकित कराया था। सिक्कों पर श्रीगुप्तस्य नामक लिखवा रखा था इसने। इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में सिखावन मंदिर का निर्माण करवाया और इसकी रख रखाव के लिए 24 गांव दान में दिए गए। और अब बात करें स्कंदगुप्त के सूफिया लेख के अनुसार गुप्त वंशावली घटोत्कच के समय से मानी जाती है। ये घटोत्कच वही है जो महाभारत के समय था, उसी घटोत्कच के समय से गुप्त वंशावली मानी जाती है। तो आज के दौर में हम चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 319 से 350 ईस्वी तक रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका राजतिलक 319 ईस्वी में हुआ था। ये गुप्त संवत में हुआ था और इनको उपाधि महाराधिराज की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। और इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और इन्होंने चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए, विवाह प्रकार के सिक्के चलाए, राजधानी प्रकार के सिक्के चलाए और लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलाए। 4 प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए। अब आता है हमारा दूसरा शासक समुद्रगुप्त। इनका शासनकाल 350 से 375 ईस्वी तक रहा है। आर्यावर्त अर्थात उत्तर जो दिशाएं होती हैं, उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया। इसलिए इनको बिसेंट के द्वारा या B.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है भारत का। क्वेश्चन बनता है कि बताइए गुप्त साम्राज्य के कौन से शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को। अब बात करें, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिसमें उन्होंने गरुड़ प्रकार की मुद्राएं चलाई, धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं चलाई, परशु मुद्राएं चलाई, व्याघ्रहनन प्रकार की मुद्राएं चलाई, अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं चलाई और बीड़ा बाधन प्रकार की मुद्राएं चलाई। इनको उपाधियां, समुद्रगुप्त की उपाधियों की बात करती हैं तो कविराज की उपाधि धारण कर रखी थी, अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण कर रखी थी और व्याघ्र पराक्रम नामक उपाधि धारण कर रखी थी, अप्रतिरथ उपाधि धारण कर रखी थी और परम भागवत उपाधि धारण कर रखी थी। अश्वमेध यज्ञ कराने के कारण अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसको संगीत प्रेमी और कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन से बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था। तो बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बोध गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशक्ति अभिलेख लिखा है, बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा है। इनके अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री इनके अन्य नाम हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि की बात करते हैं तो इन्होंने विक्रमादित्य
पराक्रमांक, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण कर रखी थी। और महरौली दिल्ली में पड़ता है, जो कुतुब मीनार के सामने लौह स्तंभ पर चंद्र लिखा है। इस चंद्र की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। और बात करते हैं इनका साम्राज्य विस्तार क्या था। तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपनाई। चंद्रगुप्त स्वयं नागराज कुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम प्रभावती था। क्वेश्चन बनता है कि प्रभावती किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया और इनके पुत्र का नाम कुमारगुप्त था। और इनका विवाह इन्होंने कदम्ब शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया और राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी स्थापित की। दोनों राजधानी थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। और उज्जैनी के शासक रुद्र सिंह सेकंड को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। और चंद्रगुप्त सेकंड ने भारतीय अनुश्रुतियों में सकारी कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से शासक को सकारी कहा गया है, तो भारतीय अनुश्रुतियों में सकारी कहा गया है चंद्रगुप्त सेकंड को। और शकों को हराने के कारण इसको सकारी कहा गया है। और मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए और चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न, ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन कौन थे। तो कालिदास थे, अमर सिंह थे और घटकपर थे, धनवंतरी थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, बराह मिहिर थे, बराह रुचि थे और छपड़क थे। ये इनके नवरत्न हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री आया था, जो 399 ईस्वी से 440 ईस्वी तक रहा भारत में। और इसने यात्राएं की। तो ये नालंदा गया, नालंदा से फिर ये राजगृह जाता है और उसके बाद बौद्ध गया जाता है, उसके बाद फिर वैशाली जाता है और श्रावस्ती से फिर कपिलवस्तु की यात्रा करता है। फाहियान क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए फाहियान कौन से शासक के शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था, जो 415 से 455 ईस्वी तक रहा। इनके अन्य नाम महेंद्रादित्य है और उपाधियां श्री महेंद्र अश्वमेघ की उपाधि धारण कर रखी थी कुमारगुप्त ने। अब देखते हैं कुमारगुप्त की सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। पूरे गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक अभिलेख अगर किसी शासक के हैं तो वो कुमारगुप्त के हैं। इनके अभिलेख हैं बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और कर्मदंडा अभिलेख। मध्य भारत में रजत चांदी के सिक्के चलाए और मुद्रा गरुड़ प्रकार की मुद्रा चलाई। गरुड़ प्रकार की मुद्रा के सिक्कों के स्थान पर मयूर प्रकार की मुद्रा चलाए। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने कुमारगुप्त ने। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा नाम क्या है, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख मिलते हैं, भीतरी स्तंभ और जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी स्तंभ से हुड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, जो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है कि हुड़ों का आक्रमण कौन से शासक के समय हुआ, तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों को हराया और इसलिए इनको मालेच्छ कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया और नई शैली वृषभ शैली के सिक्के चलाए। और बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी में सती प्रथा का उल्लेख है। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो तिगवा का मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। भूमरा का
शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर जो पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर डायमंड की खदान भी है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और भितर गांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो हर एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं इम्पोर्टेंट। तो विशाख दत्त की रचनाएं हैं देवचंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षक विशाख दत्त की पुस्तक है। अब बात करते हैं ऋतु संहार कुमार संभव मालविकाग्निमित्रम अभिशन शकुंतलम और मेघदूत और विक्रमोर्व सीयम और रघुवंशम एक कालिदास की रचनाएं हैं। और बृहत्सहिंसा एवं पंच सिद्धांतिका ए बराहमिहिर की रचनाएं हैं। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। बहुत पूछी जाती हैं कि बताइए आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की। और सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट की रचना है। पंचतंत्र रचना विष्णु शर्मा की है और नीतिसार कादम्ब की है और मृच्छकटिकम शूद्रक की है। न्यायावतार सिद्धसेन की है। योगाचार अशंग की रचना है। अब बात करते हैं थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या इसको वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसका संबंध वैश्य जाति से था। ये गुप्तों का सामंत था पुष्यभूति। इसने स्वयं को हूणों के आक्रमण के बाद स्वतंत्र को आज़ाद कर लिया। और अन्य शासक की बात करें तो नरवर्धन के बाद राजवर्धन आया और राजवर्धन के बाद आदित्यवर्धन आया और आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन आया। इस तरह से एक क्रम चला है। अब बात करते हैं मौखरी शासक आदित्य वर्मन। मौखरी शासक अवंती वर्मन का सामंत था। इसने मौखरी शासक ने कन्नौज पर शासन किया। और प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं, जिसकी संतानें थीं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और राज्यश्री पुत्री का नाम था और ये 2 भाई हैं। अब बात करते हैं तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री की शादी मौखरी शासक अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्धन के साथ की और देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। अब जब इसके पिता की हत्या कर दी तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और फिर शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और ये शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। इसके बाद अब हर्षवर्धन चलते हैं। तो हर्षवर्धन जब उनकी अपनी 606 से 647 ईस्वी तक रहा। उनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती था। मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और सर्वप्रथम बैठने के पश्चात अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। और जब ग्रहवर्मन की हत्या की थी तो राज्यश्री कहीं मिल नहीं रही थी, अर्थात कैद से मुक्त होकर भाग गई थी। तो हर्षवर्धन के मंत्री भी थे और हर्षवर्धन के दोस्त अर्थात मित्र दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को खोजा। और हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट भी कहते हैं। 1618 ईस्वी में नर्मदा नदी का युद्ध किस के मध्य देखते हैं तो पुलकेशिन और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ। इसमें पुलकेशिन की जीत हो जाती है और हर्षवर्धन हार जाता है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की उपाधियाँ। तो हर्षवर्धन ने परम भट्टारक महाराधिराज और परम भागवत की उपाधि धारण कर रखी थी। और अब बात करते हैं हेनसांग। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग चीनी यात्री आया और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा।
अब बात करते हैं हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर थानेश्वर से कन्नौज राजधानी स्थानांतरित की, अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के अधीन 5 राज्य आते थे उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के, तो वो थे पंजाब, कन्नौज, कोण और मिथिला और उड़ीसा पर शासन किया। हर्षवर्धन ने पुत्री का विवाह वल्लभी गुजरात शासक ध्रुव सेन सेकंड से किया और कश्मीर पर आक्रमण किया और बुद्ध का दांत जो था वो कश्मीर से लाकर कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित कराया। हर्षवर्धन के समय में 2 महासभाएं हुई, एक प्रयागराज महासभा और एक कन्नौज महासभा। यही प्रयागराज से ही कुंभ मेले की शुरुआत होती है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है और महाकुंभ 24 वर्ष में एक बार लगता है। हर्षवर्धन की मृत्यु की बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। इनके दरबारी कवि की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी थे। इनकी रचनाएं हैं, बाणभट्ट की 2 रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन ने 3 नाटक भी लिखे संस्कृत भाषा में, इसलिए इनको सम्राट कहते हैं। काव्य का प्रियदर्श का, रत्नावली और नागानंद, इन्होंने इन रचनाओं को लिखने का श्रेय अपने धावक नामक कवि को दिया, खुद नहीं लिया। धावक नामक कवि को इसने श्रेय दिया। अब बात करते हैं हर्षवर्धन किसकी पूजा अर्चना करते थे, किसके अनुयायी थे, तो ये शिव एवं सूर्य की पूजा करते थे और हिंसा की संगत में आने पर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। अब बात करते हैं हिंसा जब भारत की यात्रा कर गया तब उसने एक ग्रंथ लिखा, या भारत की यात्रा का वर्णन उसमें लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम है सीयूकी ग्रंथ। हिंसा को वर्तमान का शाक्य मुनि, यात्रियों को राजकुमार आदि के नाम से जानते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और थैंक यू, बाय बाय।